स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमर सिंह कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, मैं क्लास 10th का भी सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ और आप इस बात को नोटिस कर लीजिए, ये आपको पेपर में अवश्य मिलेंगे। इनमें से मिलेंगे, हो सकता है कुछ संख्याएँ परिवर्तित हों, लेकिन आप बाद में एनालाइज करना कि जितनी वीडियो मैंने दी है आपको क्लास 10th की और 12th मैथ की, उनमें से कितने % आपको पेपर में मिला है। ऐसा नहीं औरों की तरह कि पूरा लिया इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से 20 सवाल, उससे 30 सवाल, उससे 40 सवाल पूरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बिना वक्त गंवाए 10 सवाल आज कराते हैं इस वीडियो में आपको। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। या इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ ले कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। उल्टा पढ़ोगे तो 2 गुना होगा और इधर से पढ़ोगे तो आधा होगा। तो इसको हल करने के लिए आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आप इसे कैसे करेंगे? एक कोई वर्ग ले लो, एक वर्ग ले लिया मैंने ABCD। अब चाहो तो वर्ग की भुजा अपनी मर्जी से कोई मान लो, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो चाहो वो मान लो। मैंने मान लिया इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो भैया चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर होंगी। अब क्योंकि त्रिभुज बन रहा है एक भुजा पे, केयरफुली समझना, त्रिभुज बन रहा है एक भुजा पे, तो हम क्या करेंगे? समबाहु है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो D से C तक की दूरी कंपास में लेके एक आर्क ऊपर की ओर D को केंद्र मान के लगा देंगे, एक बार C को केंद्र मान के लगा देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। मान लो ये P है तो समबाहु बनेगा, तो ये भुजाएं सब 4-4 की तो होंगी, आधार तो इस यही रहेगा ना। ये त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अब इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? एक शीर्ष को उसके ठीक सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली भुजा को हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल। A से C को मिला दिया मैंने। अब ये 4 है, ये 4 है, समझ रहे हो ना? ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो फिर ये कितनी आएगी? ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम इसको AC को निकाल सकते हैं। अब AC को हम क्या मानेंगे? अब यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, वो कैसे बनेगा? A से C तक का दूरी कंपास में ले लो, कंपास में चाहे ऊपर की ओर चाहे इधर, एक आर्क इधर लगा लो, उसी दूरी से C को सेंटर मान के एक और आर्क लगा दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये बन गया मान लो S। ये 2 त्रिभुज बन गए, एक किस पे बना है? एक भुजा पे। एक किस पे बना है? एक विकर्ण पे। तो अब इसकी भुजा सभी, जितना ये आएगा ये सभी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो मान ले रहे हैं, माना वर्ग की एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो A सेंटीमीटर, X सेंटीमीटर कुछ भी मान के कर सकते हो। 4 सेंटीमीटर है, तब वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की माप भी 4 सेंटीमीटर होगी। 4-4 होगी या नहीं होगी? अब ये 4 हो गई, तब समबाहु त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल, PDC का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। बोल दिया करो आप, ये क्लास है, आप बोल सकते हैं। भुजा कितनी है हमारी? 4, तो क्या आएगा? √3/4 भुजा का वर्ग 4 का स्क्वायर, क्या आएगा? √3/4 इंटू 4 इंटू स्क्वायर हो रहा है, 2 टाइम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। 4 से 4 कट गया, कितना आया? 4 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इस त्रिभुज का जो भुजा पे बना हुआ है। अब
विकर्ण की माप, विकर्ण की माप कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 प्लस 4 क्या आएगा 16 प्लस 16। इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 16। तो फिर AC बराबर कितना आएगा? वर्गमूल 2 गुणा, ऐसा इसलिए लिखा था मैंने कि 16 का वर्गमूल पूरा निकल आएगा 4। तो AC आया हमारा 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ये निकल गया हमें। तब त्रिभुज ACS का क्षेत्रफल, ACS जो विकर्ण पर बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी? 4√2। इसको करेंगे तो √3/4 इंटू 4√2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम भैया? √3/4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2 कर देंगे ना, √2 का गुणा 2, 1 4 से 4 कट गया, कितना आया? 8 इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अभी आप पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कितना आ रहा है? 4√3। यहां पर देखिए दूसरे वाले का कितना आ रहा है? अतः इधर देखें, अतः त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल कितना आया? 4√3 4√3 आया। इनको बराबर में लिखो, देखो PDC का आया 4√3 और ACS का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 4 अब ये 4 का मान किसका है? PDC का। तो यहां पे लगाएंगे एरिया ऑफ ACS बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ PDC। तो एरिया ऑफ PDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACS बाई, हो गया? आधा नहीं हो गया? तो लिख सकते हैं अतः किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अंडरस्टैंड? ये सवाल इंपॉर्टेंट ही नहीं, 2021 के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। सवाल को केयरफुली समझ लें, ये इस वीडियो के सवाल आपको जरूर पेपर में मिलेंगे, नोटिस कर लो इस बात को आप। सवाल मैं फिर बोलता हूं, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। मतलब इसको भी प्रूफ करना है भैया। प्रूफ करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। मान लिया हमने 2 त्रिभुज हैं, पहले समझ लें आप सभी। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। ये समरूप हैं, माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR सिमिलर हैं, तब क्या होगा? एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर, हमने एक प्रमेय को इस्तेमाल किया है, क्या होता है? AB बटे PQ का वर्ग बराबर AC बटे PR का स्क्वायर बराबर BC अपॉन स्क्वायर। थ्योरम नंबर 6.6 यही कहती है कि 2 समरूप
त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और ये थ्योरम भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। इसका मतलब यही तो हुआ कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर ए सी बटे, ये सबके बराबर ही तो है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। इसलिए क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये सभी भुजाओं के अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे और उनके संगत कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तभी तो समरूप होते हैं। या तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों या संगत कोण बराबर हों, इन दो कंडीशन में से एक होगी। तो हम पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है भैया, एरिया ऑफ, और उन्होंने दिया क्या है हमें, इसमें एक चीज और दिया जो विशेष है, दिया है, इसको मैं थोड़ा मिटा के उधर बनाता हूं, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, उन्होंने यही तो कहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, इनके एरियाज बराबर हैं। तो ये त्रिभुज था आपका ए बी सी और दूसरा था पी क्यू आर। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं समीकरण 1 को, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। भैया पी क्यू आर का भी तो एरिया ए बी सी के बराबर है, बराबर क्या है, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। एक भुजा लेंगे पहले, एरिया ऑफ ए बी सी से एरिया ऑफ ए बी सी में एक बार भाग चला जाएगा, क्या मिलेगा, ए बी बटे पी क्यू का बराबर एक का वर्गमूल लेंगे एक ही आएगा, आई मीन ए बी बटे पी क्यू बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर पी क्यू हो गया। इसी प्रकार ए सी बटे पी आर लेंगे, इसी प्रकार ए सी बराबर किसके आएगा, पी आर के, बी सी बराबर किसके आएगा, क्यू आर के बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। अब तीनों भुजाएं एक दूसरे के कैसी हो गई, बराबर। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और हमें भैया यही प्रूव करना था कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वे सर्वांगसम होते हैं, मतलब उनके सभी अंग समान होते हैं। अगर आप ए बी सी को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रख दोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये दो नहीं एक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा लेफ्ट वाला हैंड है, इसी के ऊपर मैं राइट वाला रखता हूँ और फिंगर्स हैं वो इस प्रकार से सेट करता हूँ कि बराबर रहे, मध्यमान पे मध्यमान, तर्जनी पे तर्जनी, अनामिका पे अनामिका और अंगूठे पे अंगूठा, ये बराबर रखेंगे तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, एक हाथ लग रहा है ना। अगर चाहे आप इसको ऐसे देख लें तब भी ये ऐसे आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ऐसे ही आप ए बी सी को उठा के पी क्यू आर पे या पी क्यू आर को उठा के ए बी सी पे रखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा ये दो त्रिभुज नहीं एक त्रिभुज है। ओके, देखिए तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये सवाल ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये योग दिया, अगर तीनों भुजाएं दी होती या दो दी होती तो तीसरी आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेते। अब मान लो कोई एक समकोण त्रिभुज है, समझ लो पहले से, एक योग के पदों में आता है सवाल और एक अंतर के पदों में आता है सवाल। क्यू कौन सा है, समकोण, तो पी क्यू आर, क्योंकि क्यू तो 90 डिग्री पर रहना है। अब उन्होंने क्या कहा है, पी क्यू, पी से क्यू ये 5 सेंटीमीटर है और पी आर और क्यू आर
दोनों को जोड़ें तो 25 सेंटीमीटर है। अब एक का मान मालूम हो तभी तो निकाल सकते हैं। तो देखो मान ले रहे हैं, माना उन्होंने पहले दिया क्या है वो लिख दो। दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दो हो गए। अभी हमने मान ले रहे हैं, माना क्यू आर बराबर एक्स है, गौर से समझना, क्यू आर बराबर एक्स है। तो ये क्या दिया है इन्होंने, पी आर प्लस क्यू आर बराबर, हमने क्यू आर को क्या मान लिया एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान क्या हो गया भैया 25 माइनस, तीनों वैल्यू मिल गई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे आप, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, या बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पी आर नहीं मालूम कितना है, 25 माइनस एक्स का बराबर पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स माना ना इसे। अब हम इसको निकालेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस देखो एक्स स्क्वायर से 25 का वर्ग 625 माइनस 25 माइनस 50 एक्स बराबर 25 को मैं इधर ले आए तो कितने बचे भैया 600 बराबर 50 एक्स, यानी कि x बराबर 600 बटे 1 जीरो से 5 से, यानी x बराबर मिला हमें 12 सेंटीमीटर। x का मान क्या है QR, तो QR, इसलिए QR बराबर 12 सेंटीमीटर। तो फिर PR कितना हो जाएगा भैया 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मिल गई, माने ये 12 हो गई, ये 13 हो गई। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी साइन P, तब साइन P बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। और लंब कौन सी भुजा होगी, P कोण माना गया है ना, जिस कोण को मानेंगे उसी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो साइन P क्या होगा QR बटे PR, यानी कि 12 बटे 13। दूसरा कॉस P आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा PQ बटे PR, PQ बटे PR, PQ है 5 बटे 13। अभी हमसे और क्या पूछा है tan P क्या होगा लंब बटे आधार, लंब क्या होगा QR बटे PQ, QR बटे PQ, QR कितना है 12 बटे, ये आपकी तीनों वैल्यू जो हमें चाहिए थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ तो ये सम दिया था, दो साइड का सम दिया था, एक प्रश्न और यहीं से बनता है कि उनका अंतर दिया जाता है, कह देते हैं PR माइनस QR बराबर, अब 12 में से 13 में से 12 घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, अंतर एक दिया हो। तो ये सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता था कि यदि जिसका कोण समकोण है और PR माइनस QR बराबर 1 है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस मान के कर सकते हैं ना हम, और यही मान आएंगे। ओके बिल्कुल। देखिए अगला चौथा प्रश्न आता है, प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर sec a प्लस tan a। तो इस प्रकार के प्रश्न या तो बाएं पक्ष को लेके दायां पक्ष दिखाओ या दाएं को लेके, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है बायां भी हल करना पड़ता है, और तो हम पहले इसको बायां पक्ष लेते हैं, इसका LHS लेते हैं। LHS क्या है अपना 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अगर मैं हर का परिमेयकरण करता हूं
ऑन रेशनलाइजिंग, हर का परिमेयकरण करके इसी में गुणा भाग कर देता हूँ तो ज़्यादा आसानी होगी। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने, हर का परिमेयकरण करते कैसे हैं वो सुनो। वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। देखिए हर का मुख्य चिन्ह क्या है, माइनस। इसी संख्या के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। विपरीत चिन्ह करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस, ये बात समझ में आई सभी को? कोई फर्क पड़ा? इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे का वर्गमूल। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, पूरे का वर्ग लिख सकते नहीं लिख सकते, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं इसे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, लिख सकते नहीं लिख सकते, 1 अपॉन कॉस सेक ए प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, थीटा की जगह ए है तो क्या हो जाएगा टेन ए, और यही अपना क्या है भैया RHS। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सवाल कोई कठिन नहीं होता और कोई भी सरल नहीं होता। अभ्यास करके जो समझ में आ गया वो सरल होता है, और अभ्यास जो नहीं करता वो कठिन होता है। सबसे मुख्य बात है कि गणित अगर आपको पढ़ना है अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे मैं पढ़ाता उन्होंने एक ही डायलॉग था, मैथ बाई हैंड प्रैक्टिस। जितना आप हाथ से लिख के करोगे उतना मैथ के महारथी बनोगे, दैट्स ऑल। देखिए इस वीडियो का 5वां और आखिरी प्रश्न, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आए आप पहले जिसको हमें ज्ञात करना है उसको मान लो। इसको हम इस सवाल को दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। मान ले रहे हैं, माना अब संख्याएं 2 हैं तो मान ले रहे हैं माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब अगर हम y न माने, हम कहें हमारे दो लोगों के पास 100 रुपये हैं, मेरे 20 रुपये हैं तो दूसरे के कितने रह गए 80, क्योंकि 100 में से 20 घटा दिए मैंने। अगर योग 27 है और एक x है तो दूसरी कितनी रह जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप केवल एक व्यंजक मान के भी इसे कर सकते हैं, मैं 2 से ही करेंगे। तो मान लिया एक संख्या x है दूसरी y है, तब प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर 27। योग का मतलब सम ऑफ नंबर्स, x प्लस वाई बराबर समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है, संख्याओं का गुणनफल 182। अब संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणा वाई बराबर 182। यहां से y का मान निकालो समीकरण 1 से, 1 से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, उठा के यहां रख दो तो क्या आएगा, x गुणा 27 माइनस x बराबर 100।
इसको गुणा करेंगे तो आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100। इस सम को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 100। ये द्विघात समीकरण बन गया। मध्य पद को दो भागों में तोड़ के इसे आसानी से इवेल्युएट किया जा सकता है। अब -27 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए, दो भाग कीजिए, जिन्हें जोड़ें तो -27 आए और गुणा करें तो 182 आए, तो 13 और 14। ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर अब नहीं आता आपको तो आप 182 के फैक्टर काटो। 2 ने 18, 2 एकन 7 से 13 बार, और 13 से 7 दूनी 14, 13 आ गए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 2 के जोड़े बना दो। x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस बराबर, तो x माइनस 13 और x माइनस, तो ये मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर, यानी कि x बराबर 13 व 14। अभी हम ये नहीं कह सकते कि संख्याएं 13 और 14 हैं। x के दो मान आए हैं। जब x बराबर 13 है तब y बराबर, अतः वे संख्याएं 13 व 14 होंगी। या जब x बराबर 14 लगाओगे तो y बराबर 13 आ जाएगा। तो संख्या 13, 14 या 14 व 13 होंगी। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि x के दो पॉसिबल मान आए थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।